हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे। यूपी पीसीएस और आरओ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि दोनों का एग्जाम आने वाला है और इसमें इकोनॉमिक्स अब ज़्यादा पूछा जाता है। इस समय जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें इकोनॉमिक्स का सेक्शन आपको बढ़ा हुआ दिखेगा और बहुत सारी चीज़ें उसमें स्टैटिक पार्ट से भी रिलेटेड होती हैं, तो वो सब करेंगे। इसके अलावा बजट वगैरह हम कर चुके हैं, बजट यूपी का भी और केंद्र वाला बजट भी हम कवर कर चुके हैं। तो ये है इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 और इसमें धीरे धीरे आगे के वीडियोज़ में जो यूपी पीसीएस मेंस में जीएस 3 वाला सेक्शन है जिसमें इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, उसके भी टॉपिक आगे के किसी वीडियोज़ में कवर किए जाएंगे। तो ये एक शुरुआत है यहाँ से। और ये सभी नोट्स वगैरह आपको यूपी पीसीएस वाले पेड ग्रुप में और आरओ वाले पेड ग्रुप में मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपरली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसी में सभी हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो सब्जेक्ट वाइज डिटेल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए गए हैं वो भी आपको वहीं पे मिलेंगे। और जो यूपी पीसीएस या आरओ से जो भी आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे उसकी टेस्ट भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले समस्त आर्थिक क्रियाओं यानी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, सबसे पहले यहाँ पे समझना है कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र क्या है या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, तो वो सब देखेंगे यहाँ पर। समस्त जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनका सम्मिलित रूप अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी कहलाता है। जो आर्थिक क्रिया होगी उसको सारी आर्थिक क्रियाओं को अगर मिला दिया जाएगा तो अर्थव्यवस्था बनती है, इकोनॉमी बनती है। और उसी इकोनॉमी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इकोनॉमिक्स एक तरह का अध्ययन होता है अगर स्टेटमेंट में लिख दिया जाए तो। जैसे कि इसमें बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो इसमें ये जो हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई। जैसे प्राथमिक में कौन सी होती है, इस तरह से एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले भी कि मतलब एकदम कृषि जैसा शब्द नहीं रहता है उसमें, कोई ऐसा डीप में पूछ लिया गया कि ये प्राथमिक में आएगा या द्वितीयक में या तृतीयक में, या निम्न में से कौन सा द्वितीयक में नहीं है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक में नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये सब एक्टिविटीज़ हैं जो मिलके जो है इकोनॉमी बनाती हैं। तो प्राथमिक एक्टिविटी में देखेंगे तो इसमें कृषि आता है, पशुपालन आता है, डेयरी आता है, वानिकी भी इसी में आता है। अगर वानिकी देखिए, वानिकी भी इसी में आएगा, मत्स्य पालन भी इसी में आता है और खनन भी इसी में आता है। तो ये सब प्राथमिक कैटेगरीज हैं, कृषि, पशुपालन, डेयरी, वानिकी, मत्स्य और खनन। इसके अलावा द्वितीयक में क्या आएगा, तो विनिर्माण आएगा, खाद्य प्रसंस्करण आएगा। मतलब खेती तो हो गई प्राथमिक में, लेकिन उसको प्रोसेस करके जो फूड बनाया जाता है वो खाद्य प्रसंस्करण द्वितीयक में आता है। फिर भवन निर्माण, विद्युत भी इसी में आता है, कपड़ा निर्माण भी द्वितीयक में आता है, हस्तकला द्वितीयक में आता है, बिजली, गैस और जल आपूर्ति ये भी द्वितीयक में आता है। तो इसको एकदम क्लियर रखिएगा, बिजली, गैस, जल आपूर्ति जो है द्वितीयक क्षेत्र में है। तृतीयक क्षेत्र में परिवहन आएगा, सभी सेवाएं आ जाती हैं, जैसे परिवहन हो गया, भंडारण हो गया, भंडारण जो स्टोरेज वगैरह होते हैं, संचार हो गया, बैंकिंग हो गया, व्यापार, पर्यटन, होटल, खुदरा बिक्री यानी जो रिटेल मार्केटिंग होती है इसमें, जैसे हम लोग दुकान से जो सामान लेते हैं वो सब जो है तृतीयक क्षेत्र में आता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इनमें से पूछा जा सकता है कौन सा किस में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स जो है बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है मैक्रो इकोनॉमी, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें मैक्रो में इसको हिंदी में कहते हैं समष्टि, इसको कहते हैं व्यष्टि। समष्टि में होता है किसी देश या फिर किसी राज्य यानी बड़े पैमाने पर जो इकोनॉमी की गणना की जाती है, किसी देश की इकोनॉमी या किसी राज्य की इकोनॉमी इसके अंतर्गत आती है। और माइक्रो में किसी परिवार की, किसी कंपनी की, किसी फार्म की, ऐसे मतलब छोटे लेवल पे जो इकोनॉमी होती है, हमारी पर्सनल इकोनॉमी, एक स्टूडेंट की इकोनॉमी कैसी चल रही है, तो उसमें जो है ये माइक्रो हो गई, छोटी हो गई, और मैक्रो बड़ी इकोनॉमिक्स है। नेक्स्ट है यहाँ पर अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं, तो ये 3 प्रकार की होती है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है जो किसी देश के द्वारा जिसका पालन किया जाता है। किस तरह की अर्थव्यवस्था है हमारे यहाँ भारत में, तो मिश्रित टाइप की अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी के भी गुण हैं। पूंजीवादी में जो होता है वो निजी स्वामित्व होता है, मतलब प्राइवेटाइजेशन होता है पूरी तरह से, जैसे यूएसए और ब्रिटेन में जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का ही पालन करते हैं। और समाजवादी अर्थव्यवस्था जहाँ पर प्राइवेटाइजेशन नहीं है, सब चीज़ें सरकार के पास हैं, राज्य का नियंत्रण है, तो वो हो गया जैसे रसिया की जो अर्थव्यवस्था है वो समाजवादी टाइप की है। और हमारी जो है मिश्रित है, इसमें पूंजीवादी के भी गुण हैं और समाजवादी के। कुछ चीज़ें हमारे यहाँ प्राइवेट हैं, कुछ सरकारी हैं, कुछ कंपनियाँ प्राइवेट सेक्टर चला रहा है, कुछ सरकारी चला रहा है, दोनों अपने क्षेत्र में आगे जा रही हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी आगे जा रही है, तो उसी तरह से सेल, ये सभी जो कंपनियां हैं सेल वगैरह, ये भी सब आगे जा रही हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे खुली अर्थव्यवस्था यानी ओपन इकोनॉमी क्या होता है, तो आयात निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध जहाँ पर हो कि आराम से आयात निर्यात किया जा सके। जैसे हमारे यहाँ 1991 में जब ग्लोबलाइजेशन आया, जो एलपीजी रिफॉर्म हुए थे, तो इसी ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत जो है
हमने आयात निर्यात पर बहुत कम प्रतिबंध लगाए, बिल्कुल मतलब छूट दे दी कि हम कहीं से भी आयात निर्यात कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल भारत है, यहाँ पे ओपन इकोनॉमी है। नेक्स्ट जो है बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज इकोनॉमी, जहाँ पर पूर्ण प्रतिबंधित आयात निर्यात हो। अब लगभग पूरे विश्व के लगभग सभी देश जो है ओपन इकोनॉमी का पालन करते हैं, मतलब सब लोग ट्रेड करते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन अभी भी उत्तर कोरिया को माना जाता है कि इसकी क्लोज इकोनॉमी है। यहाँ पर मतलब किसी दूसरे देश के साथ ट्रेड नहीं किया जाता है, तो ये पूर्ण प्रतिबंधित आयात निर्यात वाली इकोनॉमी है। नेक्स्ट यहाँ पर अर्थशास्त्र के जनक किसको कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को, इनकी पुस्तक की वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में इन्होंने ये लिखी थी। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है ये मार्शल की पुस्तक है। अब ये पूछा जा सकता है कि मैच करिए। फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस ये सैमुअल्सन की है पुस्तक। तो ये तीनों याद रखिएगा, तीनों इंपॉर्टेंट है। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस सैमुअल्सन। नेक्स्ट यहाँ पर मुद्रा अवमूल्यन या फिर डिवैल्यूएशन किसको कहा जाता है, जब जानबूझकर विदेशी मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को कम किया जाता है, तब उसको मुद्रा अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन कहा जाता है। जैसे डॉलर के मुकाबले हम अपने पैसे को अपने रुपए को कमज़ोर कर दें। और ये क्यों किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है ऐसा करने का, तो उद्देश्य होता है निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी। हमारे यहाँ जैसे कोई भी चीज़, किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, अगर हमें अपने यहाँ से ही अगर यहीं पे बेच देंगे हम उस चीज़ को, तो हमें कम पैसा मिलेगा, और अगर उसको बाहर बेचेंगे तो हमें उसका मतलब ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। इसी लालच को देने के लिए, निर्यात को बढ़ाने के लिए कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन हो वो बाहर जाए, और क्योंकि यही जो है, अगर निर्यात ज़्यादा होता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है, तो हमें फ़ायदा ज़्यादा होता है, हमारे पास जो है विदेशी करेंसी ज़्यादा आती है। तो इसी के लिए हम अपने पैसे की वैल्यू को हमेशा घटा के रखते हैं, मतलब ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा इसकी वैल्यू ना बढ़ जाए। और इसके लिए बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। ऐसा नहीं कि एकदम रुपए का वैल्यू एकदम ख़त्म हो जाए, तब भी वो दिक्कत है, लेकिन जो है रुपए की वैल्यू ख़त्म होगी तभी महंगाई आ जाएगी। लेकिन निर्यात को बढ़ाने के लिए कभी कभी ऐसा किया जाता है, डिवैल्यूएशन किया जाता है, जैसे हमारे यहाँ पहले किया जा चुका है। कब 1946 में, 1966 में, 1991 में हमने अपने रुपए की वैल्यू को कम किया था। नेक्स्ट है इसका उद्देश्य बस इतना होता है कि जानबूझकर ऐसा किया जाता है। जब जानबूझ के किया जाएगा तभी इसको डिवैल्यूएशन कहा जाएगा, मुद्रा अवमूल्यन तभी कहा जाएगा जब हमारे फायदे के लिए हम ऐसा करेंगे, ये नहीं कि अपने आप ही हो गया। और पूछा जा सकता है ये कब हुआ, 46, 66 और 1991 में। विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन क्या होता है, तो किसी प्रचलित मुद्रा के बदले कोई नई मुद्रा ले आना। जैसे 2016 में अभी हुआ था, वो तो सबने देखा कि जो 500,000 के नोट थे वो हटा के उसकी जगह पे 2,000 के नोट ऐसे आए थे। तो ये जो है कब हुआ है विमुद्रीकरण, 1978 में हुआ है, और भी 8 नवंबर 2016 को भी हुआ था। और 1978 में 10,000 रुपये के नोट बंद किए गए थे, याद रखिएगा, और यहाँ पर जो है 500,000 के नोट बंद हुए थे। तो ये हो गया डिमोनेटाइजेशन, और ये था डिवैल्यूएशन। कभी कभी जो है देवनागरी में भी इसको लिख दिया जाता है डिवैल्यूएशन, जब कठिन बनाना होता है पेपर। अब हॉट मनी क्या होता है कि जिस मुद्रा में पलायन या फिर परिवर्तनीयता का गुण अधिक होता है उसको हॉट मनी कहा जाता है। जैसे कि डॉलर जो है ये हॉट मनी होगा, इसमें जो है पलायन का गुण होता है, मतलब रुपए, डॉलर को सब लोग चाहते हैं कि डॉलर उनके पास रहे, और अगर डॉलर के बदले आप कुछ भी उनका रुपया ले लीजिए, कोई भी मुद्रा ले लीजिए, लेकिन डॉलर की वैल्यू आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें परिवर्तनीयता भी सबसे ज़्यादा होती है, पलायन की प्रवृत्ति भी इसकी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसको हॉट मनी कहा जाता है, मतलब अच्छा पैसा। उसके बाद हार्ड मनी क्या होता है, जिसे प्राप्त करना कठिन हो, जैसे डॉलर, यूरो, इनको प्राप्त करना कठिन हो गया, तो यही जो है हार्ड मनी भी कहलाते हैं, जिनको प्राप्त करना कठिन होता है। सॉफ्ट मनी क्या है, जिसको प्राप्त करना आसान होता है, जैसे कि पाकिस्तानी रुपया हो गया या फिर नेपाल की मुद्रा हो गई, तो इन सबको प्राप्त करना आसान होता है, इनकी वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए इनको सॉफ्ट मनी कहा जाता है। फिर गरीबी कितने टाइप की होती है, तो 2 टाइप की मूलतः गरीबी होती है। 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, तब उसका आंसर जो है 3 उसमें लिखा गया था आयोग में, लेकिन उसका जो जब आंसर की का सुधार किया जाता है तो वो आयोग के द्वारा दिखाई नहीं जाती है, इसलिए जो है हमें अभी तक नहीं पता है कि क्या सही है, लेकिन सही यही 2 होता है। 2 तरह की गरीबी होती है, मूलतः सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी। रिलेटिव यानी सापेक्ष पॉवर्टी क्या होती है, इसमें विभिन्न आय वर्ग के बीच में असमानता को कहा जाता है, मतलब विभिन्न जो आय वर्ग हैं उनमें अगर असमानता हो जाए तो इससे सापेक्ष गरीबी का जन्म होता है। यानी अगर मैं गरीब हूँ, कोई बहुत अमीर है, तो मेरे और उसके बीच में, चाहे मेरे पास खाने पहनने को सब कुछ हो, लेकिन जो है मैं उसके कंपैरिजन में गरीब हूँ। तो हमारे इंडिया में ये चीज़ सबसे ज़्यादा है कि कोई एक तबका बहुत गरीब है, कोई एक तबका बहुत अमीर है, तो इसको सापेक्ष गरीबी यानी रिलेटिव गरीबी कहा जाएगा। इसको मापने की 2 विधियाँ होती है, एक होती है लॉरेंस वक्र, दूसरा होता है गिनी गुणांक। अब ये लॉरेंस वक्र क्या है, ये बना हुआ है, इसमें जो है वक्र ए
वक्र ए जो है, ये वक्र, ये जो पूरा बना हुआ है, ये वक्र ए है, इसका क्षेत्रफल जितना बढ़ेगा, ये चीज़ जितना बढ़ेगा, आय की असमानता जो है उतनी ही बढ़ेगी। अगर ये वक्र यहाँ से ऐसे हो गया, तब जो है आय की असमानता और ज़्यादा है, कोई एक बहुत ज़्यादा गरीब है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, इस तरह हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये जो है एकदम सीधा हो जाएगा, मतलब ओ बी हो जाए ऐसे, मतलब वहाँ पे ये समता रेखा कहलाएगी। ओ बी क्या है? समता रेखा। अगर ये वक्र सीधा हो जाए बिल्कुल, तो सबके पास समान पैसा है, कोई ना अमीर है ना कोई गरीब है किसी से। तो ये ओ बी को जितना, मतलब ये वक्र जितना सही रहेगा, जितना सीधा रहेगा, उतना अच्छा है किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए। वहाँ पे गरीबी नहीं रहेगी, मतलब ये वाली रिलेटिव पॉवर्टी नहीं रहेगी। तो ये वक्र डिसाइड करता है। अगर इसका एरिया बढ़ता है तो मतलब जो है असमानता बढ़ रही है। इस तरह से स्टेटमेंट पूछा जा सकता है कि लॉरेंस वक्र में अगर वक्र का क्षेत्रफल अगर बढ़ता है तो क्या होगा, तो फिर उसकी मतलब असमानता बढ़ेगी, लोगों के बीच में अंतर बढ़ेगा। फिर ये गिनी गुणांक क्या होता है, तो ये गिनी गुणांक को जी से डिनोट करते हैं। ये ए अपॉन ओ सी बी होता है। यहाँ पर ए क्या चीज़ है, तो ए यही क्षेत्रफल है। ओ सी बी क्या है, तो ओ सी बी ये वाला जो है ये है। उसके बाद इसमें जो है अगर जी जो का वैल्यू जो है, इसमें जब यहाँ पे डिवाइड किया जाएगा तो जी की वैल्यू अगर 0 हो जाती है मान लीजिए, तो प्रत्येक व्यक्ति की आय समान है। अगर जी की वैल्यू 1 हो जाती है तो एक ही व्यक्ति के पास पूरी आय है। इसको कैसे देखेंगे? जी की वैल्यू 0 कब आएगी? जी की वैल्यू आएगी जब ए 0 हो जाएगा, ए का क्षेत्रफल जो है 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर ये सीधी रेखा हो गई तो ए का जो है क्षेत्रफल 0 हो गया, अपॉन ओ सी भी लिखा जाएगा। तो ये अगर 0 को किसी चीज़ से डिवाइड किया जाए तो आंसर 0 आएगा। तो 0 हो गया, मतलब सभी व्यक्ति की आय समान है। यहाँ पर ए सीधा था इसीलिए इसकी वैल्यू 0 रखी गई थी। अब यहीं पर अगर इसका उल्टा हो जाए, मान लीजिए ए जो है ये पूरा, ये जो कर्व है ये पूरा कवर कर ली, तो ये ए की वैल्यू भी ओ सी बी के बराबर हो जाएगी। तो ओ सी बी अपॉन ओ सी बी, इसका जो दोनों का क्षेत्रफल है, इस कर्व का क्षेत्रफल और इसका पूरे का क्षेत्रफल, ये बराबर हो जाएगा। तो 1/1 हो जाएगा ये, और जी ये 1/1 हो जाएगा। ये ऊपर नीचे जब सेम ही चीज़ रहेगी तो कट के 1 ही आएगा। तो इस तरह से जो है जी की वैल्यू 0 रहने पर समान आए, जी की वैल्यू 1 रहने पर एक ही व्यक्ति को पूरी आए। नेक्स्ट यहाँ पे ये हो गई सापेक्ष। अभी ये है निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी। पर गरीबी रेखा के आधार पर ये निकलती है निरपेक्ष गरीबी। और विश्व बैंक के अनुसार गरीबी रेखा की जो सीमा है कि $2.15 पर डे जो खर्च कर ले सकता है, वो जो है गरीबी की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। इससे कम जो खर्च करता है वो जो है गरीबी की श्रेणी में रखा जाएगा। पहले जो है ये चेंज होता रहता है अक्सर, ये विश्व बैंक वाला। इसके अलावा भारत में गरीबी का जो इतिहास रहा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा की सीमा बनाई थी, मतलब गरीबी की गणना की थी। किस आधार पर? न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर सबसे पहले गरीबी की गणना दादा भाई नौरोजी ने की थी अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में। इन्होंने जो लिखा था वो लिखा था कि 16 से 35 रुपए प्रति व्यक्ति आय जो है उस वर्ष थी, 16 से 35 रुपए प्रति व्यक्ति। लेकिन जब एग्जाम में लिखा हुआ मिलता है तो 16 से 35 नहीं लिखा होता है, उसमें लिखा होता है 20 रुपये पर वर्ष, मतलब वार्षिक प्रति व्यक्ति आय थी। उस टाइम पे बहुत कम थी क्योंकि ब्रिटिशर्स थे यहाँ पर, तो हमारी जो है इनकम बहुत कम थी, तो हमारा योगदान भी कम था इकोनॉमी में। तो 20 रुपये पर वर्ष जो है, पर ईयर जो है उस टाइम पे दादा भाई नौरोजी के अनुसार ये थी प्रति व्यक्ति आय। उसके बाद 1938 में कभी कभी ये जो सब लिखा गया है, समितियाँ वगैरह जो भी चीज़ें हैं, इसको अरेंज करने को भी दे दिया जाता है एग्जाम में। तो राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में आई थी और इसके अनुसार 15 से 20 रुपये पर मंथ जो है ये वार्षिक आय इन्होंने बताई थी। राष्ट्रीय योजना समिति ने 15 से 20 रुपये पर मंथ। फिर बॉम्बे प्लान जो है ये 1944 में आया था, इनके अनुसार 75 रुपये पर मंथ इन्होंने बताया था। जो 75 रुपये पर मंथ इनका जो एस्टिमेट था वो था। अब कब आया था ये जरूर याद रखिएगा, बॉम्बे प्लान से पूछा जा चुका है कि कब आया था, 1944 में। फिर नीलकांत दांडेकर और बीएम रथ समिति ये 1971 में आई थी। आधार वर्ष इन्होंने जो रखा था 1960-61 को आधार बनाया था, उसी आधार पर इन्होंने निकाला था। अब इसी में पूछा जाता है कि सबसे पहले उपभोग के आधार पर किस समिति ने जो है गरीबी की गणना की थी, तो नीलकांत दांडेकर समिति और बीएम रथ समिति ने ही की थी उपभोग के आधार पर गरीबी की गणना। इन्होंने कहा था कि ग्रामीण और शहरी दोनों में जो है 2250 कैलोरी पर डे जो कंज्यूम करता है वो गरीब नहीं है, उससे कम जो कंज्यूम करता है वो गरीब है। कितने बताया था? 2250, और ग्रामीण और शहरी के लिए दोनों के लिए सेम रखा था इन्होंने। फिर वाई की अलग समिति बनी 1979 में, जिन्होंने अपना आधार वर्ष बनाया 1973-74 को। अभी हाल में ये अलग जी का निधन हुआ था, इसलिए ये समिति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने बताया था 79 में बनी थी, ये वाली 71 में बनी थी। वाई की अलग समिति ने कहा था कि 2400 कैलोरी पर डे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और 2100 कैलोरी पर डे शहरी क्षेत्रों के लिए। तो पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है किसी एग्जाम में, मैंने देखा था कि निम्न में से किस समिति ने ग्रामीण और शहरी के लिए अलग अलग उपभोग की सीमाएं बताई थी सबसे पहले। तो ये वाई की अलग समिति ने दोनों के लिए अलग अलग बताया, 2400 और 2100। नेक्स्ट है यहाँ पर
लकड़ा वाला समिति 1989 में आई थी। 1993 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इनके अनुसार प्रत्येक राज्य में अलग गरीबी की सीमा थी और मूल्य के आधार पर इन्होंने गरीबी की डिसाइड की थी। लकड़ा वाला समिति ने जो है कंज्यूम के आधार, मतलब कितना उपभोग किया जा रहा है उस आधार पर नहीं बताया था, इन्होंने मूल्य के आधार पर गरीबी की रेखा की सीमा बनाई थी और इन्होंने 29 प्रकार की गरीबी रेखा सीमा बनाई थी। लकड़ा वाला समिति ने 29 प्रकार की गरीबी रेखा की सीमा बनाई थी। कब रिपोर्ट सौंपी थी, पूछा जा चुका है क्वेश्चन 1993 में। आगे है सुरेश तेंदुलकर समिति 2004 वाली, और ये जो है मासिक व्यय के आधार पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट 2009 में सौंपी थी और कई सारे आधार वर्ष भी इन्होंने बनाए थे कई उसके हिसाब से। तो ये जो 2004 वाला जो 4-5 वाला आधार वर्ष था उसके अनुसार ये है ग्रामीण के लिए 446 रुपये 68 पैसे ये जो है पर मंथ इन्होंने बताया था और शहरी क्षेत्रों के लिए 578 रुपये पर मंथ। तो ये जो है सुरेश तेंदुलकर समिति ने ये वाला जो है ये 2004-5 का आधार वर्ष है। एक 9 से 12 वाला जो 9 वाला जो जब सौंपा था उस टाइम पे भी इन्होंने अलग अलग चीज़ें बताई थी, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मानी नहीं गई, लेकिन ये बस जान लीजिए कि इनकी जो समिति बनी थी 2004 में बनी थी और इन्होंने कहा था 2011-12 में गरीबी का स्तर 29.5% जो है बढ़ा है। तो इनका जो गरीबी रेखा की मतलब परसेंटेज था 29.5 था। ये भी आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग मिलेगा, बस ये चीज़ याद रखिए। इन्होंने जो समिति बनाई थी, गठित हुई थी 2004 में, रिपोर्ट सौंपी थी 2009 में और ग्रामीण शहरी के लिए अलग अलग इन्होंने जो व्यय के आधार पर जो है सब चीज़ डिसाइड की थी। गरीबी की रेखा की सीमा व्यय के आधार पर डिसाइड की थी। नेक्स्ट जो है सी रंगराजन समिति 2012 में गठित हुई थी और रिपोर्ट सौंपी थी 2014 में। मासिक व्यय के आधार पर ये भी समिति बनी थी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इन्होंने 972 रुपये पर मंथ कहा था और शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 रुपये पर मंथ कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक ही चीज़ है और ये याद रखना है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 रुपये पर मंथ और शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 रुपये पर मंथ इन्होंने बताया था। तो ये समितियाँ हैं गरीबी से रिलेटेड। और सबसे पहले GDP या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। अब सीधे सीधे डेफिनीशन लिखने को भी मतलब मेंस में तो लिखने को आ जाता है कि GDP से आप क्या समझते हैं, और भारत की GDP में कोई चीज़ ऐसा जो रिसेंट में चल रहा हो उससे रिलेटेड करंट का थोड़ा सा डाल के मेंस में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। GS पेपर 3 में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा ये चीज़ें जो है प्री में भी UPPCS में कभी कभी डेफिनीशन लिखा रहता है और कहा जाता है कि कई कथन लिखे होते हैं, इनमें से कौन सा GDP के बारे में सत्य कथन है। तो इस तरह से लिखा रहता है GDP क्या चीज़ है, उसका स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी बन जाता है। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले GDP क्या होता है, तो ये एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। घरेलू सीमा का मतलब हमारी भारत की जो सीमा है, हमारा भारत का जो पूरा जो नक्शा है उसके अंदर जो चीज़ें उत्पादित हो रही हैं उसका मतलब जो वस्तुएं या फिर सेवाएं जो भी उत्पादित हो रही हैं उसके मूल्य को केवल GDP कहा जाता है। अब जैसे भारत की सीमा में बहुत सारी विदेशी कंपनियां भी होती हैं तो वो भी इसमें शामिल रहेगा GDP में, और जो भारत की जैसे कुछ भारतीय भारत से बाहर चले गए हैं तो वो इसमें शामिल नहीं होंगे। तो यहाँ पर GDP में देश की घरेलू सीमा, यहाँ पर सीमा की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी, मतलब उस नक्शे के अंदर आना चाहिए। इसमें भारतीय सीमा में कमाया गया विदेशी धन भी शामिल होता है GDP में। तो इसीलिए GDP को कभी कभी जो है एक्चुअल जो है बढ़ोतरी नहीं माना जाता है किसी देश की। GNP जो है एकदम प्योर होता है। GNP क्या है, तो एक वित्तीय वर्ष में किसी देश या देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। इसमें देखिए GDP तो इसमें कैसे निकाला जाता है, GNP को ग्रॉस नेशनल इनकम है ये। तो इसमें GDP से देश में विदेशी आय जो होती है, हमारे देश में रहकर जो विदेशी आय मतलब भारत से बाहर चली जाने वाली है उसको माइनस कर दिया जाता है और हमारे जो भारतीय विदेशों में जो धन कमा रहे हैं उसको ऐड कर दिया जाता है। तो हमारा जो टोटल वैल्यू आती है वो GNP कहलाती है। तो GDP में से विदेशी आय को माइनस करना है और विदेश में जो भारतीय हैं उनसे जो आय प्राप्त हो रही है उसको ऐड करना है। तो ये हो गया GNP। कभी कभी जो है मेंस में ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। GDP GNP क्या चीज़ें हैं, इसको मतलब अच्छे से समझा के लिखिए, तो उसमें फॉर्मूला वगैरह आप ऐड कर सकते हैं, कुछ चीज़ें उदाहरण से समझा सकते हैं। अब NNP क्या होता है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, तो GNP में से जब मूल्य ह्रास को हटा दिया जाता है, उसको घटा दिया जाता है। मूल्य ह्रास मतलब होता है डेप्रिसिएशन, इंग्लिश में कहते हैं। कोई भी सामान जैसे हम गाड़ी खरीद के लाते हैं आज तो वो लाइबिलिटी हो गई हमारे ऊपर, अगले ही दिन उसकी कीमत कम हो जाती है, तो वो अब उतनी वैल्यू क्यों नहीं रही जितनी वो जब एजेंसी में थी तब उसकी वैल्यू थी। तो मूल्य ह्रास उसका हो गया, शुरू हो गया। तो इसी तरह से मूल्य ह्रास को घटाने के बाद जो GNP बचता है उसको NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है। बस डेप्रिसिएशन को इसमें से माइनस कर देना है तो NNP निकल आएगा। GNP में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देना है। आगे NDP क्या होता है, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
अब इसमें जीडीपी में से जब मूल्यह्रास को घटाया जाता है, यहाँ पर तो एनएनपी था जिसमें जीएनपी में से डिप्रिसिएशन को हटाया जा रहा था, तो एनएनपी आया था। अब एनडीपी क्या होता है, तो जीडीपी में से डिप्रिसिएशन को हटा दिया जाएगा, तब एनडीपी आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो बस थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें एनएनपी में जीएनपी में से घटाते हैं और एनडीपी में जीडीपी में से डिप्रिसिएशन को घटाया जाता है। नेक्स्ट है, ये 4-5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे, यहाँ से क्वेश्चन बार बार घुमा फिरा के पूछा जाता है, इसलिए है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है आरओ में भी और यूपीपीसीएस में। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं? तो जो आर्थिक समृद्धि होती है वो क्वांटिटेटिव होती है, यानी मात्रात्मक होती है। किसी भी देश की जीडीपी बढ़ती है, मतलब नंबर्स में ये होता है। समृद्धि अगर हो रही है तो मतलब नंबर्स में कोई चीज़ बढ़ रही है। जीडीपी किसी देश की बढ़ रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है जो गरीब लोग हैं उनको सब चीज़ मिलने लग रहा है। उस देश की जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन हो सकता है गरीब और गरीब हो रहा हो। तो ये समृद्धि जो है ये क्वांटिटेटिव होती है, मात्रात्मक होती है, नंबर्स में इसको मतलब गणना इसकी की जाती है। और आर्थिक विकास क्या है, तो विकास गुणात्मक होता है, वो दिखता है, जैसे क्वालिटेटिव होता है। निचले तबके तक का विकास इसमें किया जाता है। जो सबसे गरीब है उसको भी, जैसे अगर घर नहीं है किसी के पास तो धीरे धीरे घर भी बनने लग रहे हैं। तो जो आपने देखा होगा कि जो एकदम गरीब है वो धीरे धीरे से ऊपर की ओर आ रहे हैं, तो इसको आर्थिक विकास कहते हैं। गुणात्मक रूप में ही होता है, क्वालिटेटिव होता है, दिखता है इंसान को। तो किसी भी देश को अगर अच्छे से देखना है तो विकास ज़्यादा जरूरी होता है समृद्धि से। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन क्या है, तो मुद्रा की जो क्रय क्षमता है उसको घटने से तात्पर्य है कि मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कि हमारे पैसे की वैल्यू कम हो रही है। पैसे की वैल्यू किसी भी तरह से अगर कम हो जाए, हमें खूब सारा पैसा देना पड़े किसी सामान को खरीदने के लिए, जैसे पहले 1 रुपये में बहुत सारी चीज़ें मिलती थी, अब 1 रुपये में कुछ नहीं मिलता है, थोड़ा सा एक आध टॉफ़ी हो सकता है मिलती होगी। तो ये जो है ये हमारे पैसे की वैल्यू कम हो गई, तो इसको कहते हैं महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन रेट हमारा बढ़ा है, इसलिए जो है हमारे पैसे की वैल्यू कम हो गई है। आगे कारण के आधार पर मुद्रास्फीति के प्रकार पूछे जाते हैं। देखिए, दर के आधार पर पूछे जाते हैं, मुद्रा के आधार कारण के आधार पर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर है कारण के आधार पर मुद्रास्फीति 3 तरह की होती है। पहली है मांग जनित मुद्रास्फीति, जिसको कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मांग में बढ़ोतरी के कारण ये उत्पन्न होती है। जैसे कोई चीज़ है अगर मार्केट में, मान लीजिए सोना, सब लोग चाहते हैं कि सोना मुझे मिल जाए, सब गोल्ड चाहते हैं, तो गोल्ड की डिमांड ज़्यादा है, इसलिए जो है उसकी वैल्यू भी बढ़ने लगती है। कभी कभी जो चीज़ हम ज़्यादा चाहने लगते हैं और उतनी उसकी क्षमता नहीं होती, उसकी उतनी पैदावार उसकी नहीं होती, तो उसकी वैल्यू अपने आप ही बढ़ने लगेगी। तो मांग में बढ़ोतरी के कारण जो है ये उत्पन्न होती है मांग जनित मुद्रास्फीति या डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब ये जो है इसमें समग्र, इस तरह से इसको डिनोट भी कर सकते हैं, समग्र मांग जो है आपूर्ति से ज़्यादा हो गई, मांग ज़्यादा हो गई, आपूर्ति कम है, इसलिए उसकी जो है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। ये जो है इससे क्या क्या होता है, तो आय में बढ़ोतरी से ये उत्पन्न होती है। अगर किसी की मतलब हमारे देश में अगर आय बढ़ने लगे लोगों की, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो पैसा लोगों के पास ज़्यादा हो जाएगा। तो जब पैसा ज़्यादा होता है तो उनकी मांग भी बढ़ जाती है, चाहे उतना प्रोडक्शन ना हो रहा हो, लेकिन मांग बढ़ जाएगी, पैसा ज़्यादा होगा तो मांग में आय में बढ़ोतरी के कारण ऐसी जो है मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। या फिर रोजगार में अगर बढ़ोतरी हो रही है, ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, तब उनके पास पैसा होगा तो ज़्यादा सामान खरीदेंगे, तो मांग बढ़ रही है, तो इससे भी मुद्रास्फीति जन्म लेती है। इसके अलावा अगर बैंकों से आसान लोन मिल जा रहा है, मतलब ज़्यादा पैसा, मतलब इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं देना पड़ रहा है, और लोन खूब सारा पैसा लोग ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं बैंक से, तो पैसा तो ज़्यादा उनके पास हो गया, लेकिन जो है जब पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो वो सामान भी खरीदेंगे, खूब खरीदेंगे, उनकी मांग बढ़ जाएगी और आपूर्ति कम हो जाएगी। तो ये जो है इस तरह से मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाएगी। मुद्रा प्रवाह या लिक्विडिटी, इन सब चीज़ों से लिक्विडिटी बढ़ती है। लिक्विडिटी मतलब मुद्रा प्रवाह, जितना ही लोगों के पास बाजार में पैसा रहेगा, लोगों के पास पैसा रहेगा, उतना ही मुद्रास्फीति बढ़ेगी। ये एक इसकी सीमा रेखा होती है कि कुछ समय के लिए ऐसा होता है कि बढ़ती है। इसके अलावा सब्सिडी, अगर सरकार जो है फ्री में पैसे बांट रही है, फ्री में सब्सिडी दे रही है, सब चीज़ें बहुत आसानी से मिल जा रहा है, जो सरकार देती है, जो किसानों को मिल रहा है या किसी को भी जो चीज़ें मिल रही है, सब्सिडी जितनी ज़्यादा मिलेगी, लोगों के पास पैसा उतना ज़्यादा होगा, अगर पैसा ज़्यादा होगा तो वो सामान खरीद सकेंगे और इससे मांग बढ़ेगी। तो ये भी एक कारण होता है मुद्रास्फीति का, यानी जो है इन्फ्लेशन का। और अगर सीधी सी बात समझी जाए तो डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है। आरबीआई जो है इसको मौद्रिक नीतियों के माध्यम से कंट्रोल करता है। आरबीआई जो एसएलआर, सीआरआर, ये सब हम आगे पढ़ेंगे बैंकिंग वाले में, तो उसमें जो ये सब आएगा उसके माध्यम से आरबीआई इसको कंट्रोल कर सकता है। तो पूछा जाता है एग्जाम में, क्या डिमांड पुल इन्फ्लेशन को आरबीआई कंट्रोल कर सकता है, तो हाँ, कर सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर लागत प्रेरित मुद्रास्फीति यानी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन।
कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में क्या होता है कि उत्पादन प्रक्रिया में अधिक लागत लगने लग रही है। जो मतलब कोई रॉ प्रोडक्ट है, अगर कोई सामान हमें बनाना है तो वो जिस सामान से बनेगा, जैसे शिकंजी बनानी है, नींबू महंगा हो गया तो शिकंजी भी महंगी हो जाएगी। तो इस टाइप से ये होता है। अगर लागत ज़्यादा आ रही है तो जो है ये मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाएगी, अंतिम प्रोडक्ट जो बनेगा उसकी कॉस्ट बढ़ने लगेगी, प्रोडक्शन का खर्च बढ़ जाता है, इसमें रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है। तो आरबीआई के कंट्रोल से ये बाहर होता है। सरकार जो है ऑर्गेनाइजेशन की मदद करके कंट्रोल कर सकती है इसे, अगर चाहे तो सरकार चाहे तो इसको कंट्रोल कर सकती है। जो रॉ प्रोडक्ट है उसकी कीमतों में सब्सिडी दे दे, या किसी तरह से भी उसकी जो है जो कंपनियां हैं उनको थोड़ा सा सब्सिडी दे दे, तो इस माध्यम से जो है अंतिम प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो सकती है। लेकिन इसमें आरबीआई कुछ नहीं कर सकता है। तो ये पूछा जा सकता है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति कौन कंट्रोल कर सकता है? सरकार कर सकती है, आरबीआई के कंट्रोल से ही बाहर होती है। नेक्स्ट है संरचनात्मक मुद्रास्फीति। क्या होती है? इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। इसमें उत्पादन भी अच्छा होता है, मांग भी यानी डिमांड भी अच्छी होती है, लेकिन भंडारण सुविधा की कमी, परिवहन शुल्क ज़्यादा या फिर जमाखोरी, कालाबाजारी की वजह से ऐसी महंगाई उत्पन्न होती है। सरकार इसको कंट्रोल कर सकती है थोड़ा लगाम लगा के। जैसे अक्सर हर साल ऐसा होता है कि प्याज की कीमतें बढ़ जाती हैं, और फिर कुछ जैसे किसान होते हैं जहाँ पे जैसे महाराष्ट्र वगैरह में प्याज को स्टोर करके रख लिया जाता है, उसके बाद जब मार्केट में प्याज कम हो जाती है तब उसको महंगे दामों में बेचा जाता है। तो ये काला बाजारी, जमाखोरी इसको कहा जाता है। और इसके अलावा जो लॉजिस्टिक होता है, जैसे हमारे यहाँ अब लॉजिस्टिक सुधार पे काफ़ी काम किया जा रहा है, रोड वगैरह अच्छी बन रही है, कोल्ड स्टोरेज अच्छे बन रहे हैं। लॉजिस्टिक में ये होता है कि जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ से अंतिम जगह तक पहुँचने में जो कॉस्ट आ रही है, जो जैसे परिवहन की जो कॉस्ट आ रही है, उसको स्टोर करने की जो कॉस्ट आ रही है, इसको प्रिजर्व करने की जो कॉस्ट आ रही है, वो जितनी कम रहेगी अंतिम फाइनल प्रोडक्ट जो रहेगा उसकी कीमत उतनी ही कम रहेगी। तो अगर ये जो है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन यही होता है कि भंडारण की सुविधा में अगर कमी है, परिवहन शुल्क ज़्यादा है, जमाखोरी है, कालाबाजारी, तो इस वजह से जो महंगाई उत्पन्न होती है उसे कहते हैं संरचनात्मक मुद्रास्फीति या स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। इसको सरकार ही कंट्रोल कर सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर ये तो हो गया कारण के आधार पर, 3 तरह की हो गई। पहली हो गई मुद्रा जनित, दूसरी हो गई लागत प्रेरित, तीसरी हो गई संरचनात्मक मुद्रास्फीति। जब आप मेन से लिखेंगे तो इसमें ये तीनों आपको रटा होना चाहिए कि कौन कौन सा आता था इसमें कारण वाले में, वहाँ पे कुछ ऑप्शन नहीं रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे दर के आधार पर मुद्रास्फीति जो है 4 तरह की होती है। पहली है रेंगती हुई मुद्रास्फीति, या फिर इसको कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन में मुद्रास्फीति की दर जो है 3% तक रहती है। मुद्रास्फीति मतलब ज़्यादा नहीं रहती, बहुत धीरे धीरे, मतलब मुद्रास्फीति किसी भी कंट्री के लिए ज़रूरी होती है, थोड़ी बहुत मुद्रास्फीति होनी चाहिए, इससे जो है ग्रोथ होती है कंपनी, मतलब किसी भी देश की। लेकिन जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन होता है यहाँ पे बहुत कम, बहुत धीमा जो गति होती है मुद्रास्फीति की, मतलब 3% तक अगर है। तो विकसित देशों में ऐसा होता है, सब कुछ कंट्रोल में रहता है, 3% मुद्रास्फीति है, धीरे धीरे जो है लोगों की इनकम बढ़ती है, थोड़ा बहुत महंगाई भी बढ़ती है, लेकिन एक कंट्रोल में सब चीज़ें रहती हैं। फिर आती है चलती हुई मुद्रास्फीति, जिसको कहते हैं वॉकिंग या ट्रोलिंग इन्फ्लेशन। तो इसमें मुद्रास्फीति की दर जो है 3 से 10% रहती है। ज़्यादातर ये विकासशील देशों में ऐसा होता है। सुधार की इसमें आवश्यकता होती है। अगर कोई विकासशील कंट्री जैसे हमारा इंडिया हो गया, इसमें भी ये इसी में आता है, चलती हुई मुद्रास्फीति में, विकासशील देशों के अंतर्गत। और इसमें जो है 3 से 10% तक मुद्रास्फीति रहती है। भागती हुई मुद्रास्फीति मतलब रनवे इन्फ्लेशन, बहुत तेज भाग रही, 10 से 30% तक हो गई, नियंत्रण के बाहर हो गई, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है भागती हुई मुद्रास्फीति में। फिर आती है लास्ट वाली चरम मुद्रास्फीति, जिसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। ये तो एकदम बर्बाद वाला देश की कहानी हो गई, जिसमें 30% से भी ज़्यादा मुद्रास्फीति की दर हो गई, एकदम सब चीज़ बाहर निकल गया। अब IMF से ऋण लेगा, बहुत जगह से ऋण आएगा, उस देश में लोन लेना पड़ेगा, इस तरह से मतलब बहुत ही खराब स्थिति हो जाएगी, तब उसको कहेंगे हाइपर इन्फ्लेशन, 30% से ज़्यादा, जैसे वेनेजुएला वगैरह में हुआ था। तो ये हो गई ये वाली स्थिति, लास्ट वाली। तो ये हो गया किसके आधार पर? दर के आधार पर मुद्रास्फीति 4 तरह की, रेंगती हुई, चलती हुई, भागती हुई, चरम मुद्रास्फीति, या फिर क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनवे इन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन। तो ये इतनी चीज़ें जो है इन्फ्लेशन के बारे में इंपॉर्टेंट थी। अभी इन्फ्लेशन से रिलेटेड कुछ और अलग अलग तरह के शब्द होते हैं। सबसे पहले मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन है क्या? तो मुद्रा की जो क्रय क्षमता होती है उसको घटने के कारण ये उत्पन्न होता है। मतलब हम रुपए, ये हमने पिछले वीडियो में भी कवर किया था कि इन्फ्लेशन क्या है। तो फिर से एक बार इन्फ्लेशन की बात करेंगे कि जब हमारे पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, हम बहुत सारा पैसा देते हैं एक छोटी सी चीज़ खरीदने के लिए, जैसे अब धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही है तो हमें किसी एक सामान खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, तो वही है मुद्रास्फीति। और ये जो है मुख्यतः मार्केट में मुद्रा प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है। जब मुद्रा प्रवाह यानी लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाती है, मुद्रा प्रवाह का मतलब है कि
मार्केट में लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, ज़्यादा लेन देन हो रहा है, तो इसी को कहते हैं लिक्विडिटी। उसी के कारण ये मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि मांग बढ़ जाती है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा रहता है तो मांग ज़्यादा करते हैं, उसके बाद आपूर्ति उतनी हो नहीं पाती, मांग ज़्यादा रहेगी आपूर्ति कम रहेगी तो उसका रेट बढ़ा दिया जाता है, तो ये है महंगाई। अब इसी से रिलेटेड और जो शब्द हैं वहाँ से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। जैसे पहला ये शब्द है मुद्रा अस्फीति यानी डिसइन्फ्लेशन। ये डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, तो मुद्रास्फीति यानी महंगाई जो है अगर धीरे धीरे कम हो रही है तो वो स्थिति कहलाती है अस्फीति यानी डिसइन्फ्लेशन। महंगाई अभी भी है लेकिन उसकी जो बढ़ने की दर थी वो धीरे धीरे घट रही है, जैसे पहले 3% थी, धीरे धीरे 2% हो रही है, 1% हो रही है, ऐसे जैसे 6% से नीचे आ रही है। हमारी जो मुद्रास्फीति है वर्तमान में 6% के आसपास रहती है, उससे अगर धीरे धीरे घटने लगे तब उसको कहा जाएगा अस्फीति यानी डिसइन्फ्लेशन। लेकिन अभी भी मुद्रास्फीति जीरो नहीं आई, याद रखिएगा, मुद्रास्फीति है लेकिन उसकी दर जो है धीरे धीरे घट रही है। अब एक स्टेटमेंट जो यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि हर तरह का जो डिसइन्फ्लेशन होता है यानी हर तरह की अस्फीति जो होती है, घटती हुई अस्फीति, यानी हर डिसइन्फ्लेशन घटता हुआ इन्फ्लेशन है। अगर इन्फ्लेशन रेट घट रहा है मतलब वो डिसइन्फ्लेशन है, किंतु हर इन्फ्लेशन जो है वो डिसइन्फ्लेशन नहीं होता है। कोई भी तरह का इन्फ्लेशन है वो डिसइन्फ्लेशन नहीं होगा, अगर वो घटता हुआ इन्फ्लेशन होगा तभी वो जो है डिसइन्फ्लेशन होगा। ये चीज़ आपने समझ ली, अभी ग्राफ के थ्रू भी इसको समझेंगे तब आसानी से समझ में आएगा। अब मुद्रा अपस्फीति क्या है, इसको कहते हैं डिफ्लेशन। मुद्रा अपस्फीति ये जो है अपोजिट होती है इन्फ्लेशन के। अभी तक जो हमने देखा था ये पिछला वाला डिसइन्फ्लेशन यानी अस्फीति जो होता था उसमें मुद्रास्फीति तो थी लेकिन वो धीरे धीरे घटती वाली स्थिति थी, अभी जीरो नहीं पहुंची थी। और ये वाला जो है अपस्फीति यानी डिफ्लेशन जो है ये अपोजिट टू इन्फ्लेशन होता है, बिल्कुल महंगाई नहीं है इस केस में, बिल्कुल भी महंगाई नहीं होती है। मांग जो है उस वाले केस में हमने देखा था महंगाई थी लेकिन घट रही थी, और इसमें अपस्फीति में क्या होगा, महंगाई बिल्कुल नहीं है, मांग जो है ये बहुत कम हो जाती है, आपूर्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है, मांग बिल्कुल नहीं है, किसी मतलब कोई खरीद ही नहीं रहा सामान, आपूर्ति खूब ज़्यादा हो रही है, पैसे ना होने के कारण लोग नहीं खरीद रहे हैं, कम कीमत है, बहुत कीमत गिर जाती है सामान की फिर भी बिक्री नहीं होती है। तरलता यानी लिक्विडिटी घटने लगती है, पैसा नहीं रहता बिल्कुल मार्केट में, मुद्रा प्रवाह नहीं होता है। बेरोजगार ये जो है, ये जो अपस्फीति होती है यानी डिफ्लेशन जो होता है ये बेरोजगारी के कारण उत्पन्न होता है। वृद्ध जनसंख्या में अगर ज़्यादा वृद्धि हो गई, मतलब जो कमाऊ वाली जनसंख्या है वो कम होने लगी, जो बुढ़ापे वाली जनसंख्या है, जो काम नहीं करते हैं, जो डिपेंडेंट है किसी पे, वो जो है अगर उसमें बढ़ोतरी होने लगी बहुत ज़्यादा, एक सीमा के ज़्यादा बढ़ोतरी होने लगी, तब ये वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है मुद्रा अपस्फीति की। क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है तो कीमत से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कीमत बहुत कम हो जाएगी फिर भी वो नहीं खरीदेंगे। जो वृद्ध लोग होते हैं उनकी थोड़ी सी आवश्यकताएं भी सीमित हो जाती हैं, वो कम सामान खरीदते हैं, तो जहाँ पे वृद्ध जनसंख्या ज़्यादा होती है वहाँ सामान कम बिकता है, मुद्रा प्रवाह कम होता है। अब यहाँ पे जो है ये वाली स्थिति जो भी हमने देखी डिफ्लेशन वाली, ये मुद्रास्फीति से भी ज़्यादा खतरनाक होती है, इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा खतरनाक होता है डिफ्लेशन। अब यहाँ पे ग्राफ के थ्रू समझिए, जैसे ये ग्राफ बना हुआ है इन्फ्लेशन, ये वाला जो ग्राफ है ये है इन्फ्लेशन यानी महंगाई बढ़ रही है, अभी ये हो गया महंगाई बढ़ने वाला, मुद्रास्फीति बढ़ने वाला। डिसइन्फ्लेशन क्या है कि महंगाई तो है लेकिन उसकी दर धीरे धीरे कम हो रही है, और ये वाला जीरो वाली लाइन है। अब ये जब महंगाई जो है जो धीरे धीरे घट रही थी वो एकदम जीरो से भी नीचे चली जाए, माइनस में चली, बिल्कुल महंगाई ही नहीं है, महंगाई नहीं फिर भी लोग नहीं खरीद रहे, तो ये वाली अगर स्थिति आ जाए तो इसको कहते हैं डिफ्लेशन, यानी जो अभी हमने देखा था अपस्फीति, इसको कहते हैं अपस्फीति। क्या हो गया, एक तो हो गई मुद्रास्फीति, ये हो गई मुद्रास्फीति, ये हो गई अस्फीति, ये हो गई अपस्फीति। तो ये तीनों को एकदम क्लियर होना चाहिए। स्टेटमेंट वाइज जब क्वेश्चन आएगा तो आपको थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट पता रहेगा तब उसका आंसर आप अच्छे से कर पाएंगे, नहीं तो उसको थोड़ा सा घुमा के लिखा रहता है अक्सर एग्जाम में। और इस बार वाला पेपर अगर आपने देखा होगा तो आरओ में भी थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो पेपर कैंसिल हो गया उसमें। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे स्टैगफ्लेशन क्या है। तो स्टैगफ्लेशन जो है ये बहुत एक सबसे खराब स्थिति मानी जाती है। इसको इस स्थिति से बाहर आने में बहुत दिक्कत होती है, बाहर आना एकदम मुश्किल होता है इसमें। रिसेंट में कुछ दिन पहले इसकी बात की जा रही थी, विपक्ष जो पार्टी रहती है वो इसकी बात कर रही थी स्टैगफ्लेशन की स्थिति में। इसको कहते हैं रुकी हुई मुद्रास्फीति। मांग भी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मांग नहीं होती इसमें, महंगाई लेकिन तब भी बढ़ती जाती है, मांग भी नहीं है। अभी हमने जो देखा था जो डिफ्लेशन वाली स्थिति थी उसमें लोग जो है सामान खरीद नहीं रहे थे, उसकी कीमत कम थी फिर भी नहीं खरीद रहे थे। इस वाली स्थिति में लोग सामान नहीं खरीद रहे हैं फिर भी कीमत बढ़ती जा रही है, कोई सामान की डिमांड नहीं कर रहा है फिर भी उसकी महंगाई बढ़ती जा रही है, तो ये वाली स्थिति होती है स्टैगफ्लेशन की।
मांग बिल्कुल नहीं, महंगाई फिर भी बढ़ती रहती है, बेरोजगारी भी बढ़ती रहती है, लोगों के पास पैसा भी नहीं रहता, सामान की कीमत बहुत ज़्यादा है, सब चीज़ उल्टा पुल्टा इसमें होता है स्टैगफ्लेशन में। और इसमें जो है इस केस में फिलिप्स वक्र फेल हो जाता है। फिलिप्स वक्र क्या है, तो इसको A.W. फिलिप्स ने दिया था, न्यूजीलैंड के ये एक अर्थशास्त्री थे A.W. फिलिप्स, इन्होंने ये वक्र दिया था। इसमें इस वक्र में उन्होंने कहा था A.W. फिलिप्स में कि अगर बेरोजगारी जो है वो 0% है, मतलब कोई भी बेरोजगार नहीं, सबके पास रोजगार है, तो मुद्रास्फीति बढ़ती है इस केस में। जैसे जैसे बेरोजगारी घटेगी वैसे वैसे मुद्रास्फीति बढ़ेगी। तो ये एक उल्टा रिलेशन उन्होंने बताया था कि ये जो सामान्य स्थिति ऐसी ही होती है, जैसे जैसे बेरोजगारी 2% मतलब बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा कम हो रहा है, वैसे वैसे मुद्रास्फीति घट रही है। सामान्य स्थिति होती है कि अगर जितने ज़्यादा लोगों के पास पैसा रहेगा, जब पैसा ज़्यादा रहता है लोगों के पास, तो वो मार्केट में भी पैसा लेंगे, मतलब सामान खरीदेंगे, मुद्रा प्रवाह ज़्यादा होगा तो महंगाई ज़्यादा बढ़ेगी, डिमांड ज़्यादा होगी। जब लोगों के पास रोजगार ज़्यादा होगा तभी सामान की डिमांड भी ज़्यादा होगी, तो अगर डिमांड होगी तभी महंगाई बढ़ेगी। लेकिन ये वाली स्थिति जो होती है स्टैगफ्लेशन वाली स्थिति, स्टैगफ्लेशन में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों बढ़ते हैं। ये स्टैगफ्लेशन वाली स्थिति है कि मुद्रास्फीति भी बढ़े जा रही है और बेरोजगारी भी बढ़े जा रही है, लोग सामान खरीद नहीं रहे, फिर भी उसका पैसा जो है कीमत बढ़ती जा रही है, ये वाली स्थिति है। और अगर ये मेंस में भी अगर क्वेश्चन आए तो आप जहाँ पे भी अर्थ इकोनॉमिक्स वाला पेपर 3 GS 3 में ये सब आप बना सकते हैं, इस तरह से सामान्य स्थिति इस तरह से दिखाकर, स्टैगफ्लेशन वाली स्थिति, ये सब ग्राफ वगैरह बना के इसे दिखा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। इसको कॉन्सेप्ट बस समझिएगा कि सामान्य स्थिति ये होती है और जब स्टैगफ्लेशन हो जाता है तो सब कुछ बढ़ने लगता है एक साथ, महंगाई भी बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा भी नहीं, बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। फिर मुद्रास्फीति की गणना कैसे की जाती है, तो दो तरह से की जाती है हमारे इंडिया में, थोक मुद्रास्फीति WPI जिसको कहते हैं, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी जो है जिसको कहते हैं CPI, थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब ये WPI क्या है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स इसको कहते हैं। इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड उद्योग वाली जो इंडस्ट्रीज वाली जो मिनिस्ट्री इसको जारी करती है। आधार वर्ष है इसका 2011-12, 2017 में इसको चेंज किया गया था, पहले 4-5 हुआ करता था आधार वर्ष, लेकिन अब 11-12 के आधार पर इसकी गणना की जाती है। इसमें देखिए 3 तरह की चीज़ें होती हैं, पूछा जाता है एग्जाम में। WPI में प्राइमरी गुड्स होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं, और फ्यूल पावर लुब्रिकेंट वगैरह, ये जो एनर्जी से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो तीसरे वाले उसमें होती है। ये एक बास्केट के नुमा होती है, इसमें ये 3 चीज़ें होती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि WPI बास्केट में जो बास्केट होती है उसमें सर्विसेज को शामिल नहीं किया गया है, सेवाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है, और सेवाएं ही किसी भी अर्थव्यवस्था में सबसे मेन रोल निभाती हैं। तो इसलिए जो है WPI को उतना अच्छा नहीं माना जाता है, CPI को माना जाता है, क्योंकि इसमें सेवाएं भी शामिल होती हैं। इसका भी आधार वर्ष 2011-12 है, इसमें वस्तुओं और सेवाओं दोनों को रखा गया है। ये है CPI बास्केट, इसमें फूड और बेवरेज होते हैं, टोबैको इसमें शामिल होता है, हाउसिंग भी इसमें होता है, क्लॉथिंग और फुटवियर होता है, फिर फ्यूल पावर होता है, सर्विसेज भी इसमें शामिल होती हैं CPI में। इसके आगे जो है ये जो बास्केट्स होती हैं, ये दोनों बास्केट्स, इन्हीं के आधार पर जो है किसी भी जो महंगाई की गणना की जाती है, जो महंगाई वाला सूचकांक वगैरह आता है, कितनी दर है महंगाई की, वो सब इसी बास्केट के आधार पर डिसाइड होता है कि इस बास्केट का मूल्य कितना है। इसी का अगर मूल्य घटने लगेगा, बढ़ने लगेगा, उसी आधार पर महंगाई जो है डिसाइड होती है। अब एक चीज़ और पूछा जाता है एग्जाम में कि CPI कितने तरह का होता है, तो CPI जो है 4 तरह का होता है। पहला है इंडस्ट्रियल वर्कर, जिसको कहते हैं IW। ये आप एक जो EPFO वाला पेपर होता है उसमें ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, जो UPSC के थ्रू EPFO का ही पेपर होता है, तो उसमें जो है IW के लिए CPI होता है। इसके अलावा एक एग्रीकल्चर लेबर जो होते हैं उनके लिए CPI होता है, जिसको कहते हैं AL के लिए CPI। फिर RL यानी रूरल जो लेबर होते हैं उनके लिए CPI होता है। इसके अलावा CPI ग्रामीण, शहरी, संयुक्त, ये जैसे चारों रट लीजिए, 4 तरह के CPI इंडेक्स CPI होते हैं। और ये जो है 4 तरह से गणना भी की जाती है। पहले 3 की गणना कौन करता है, तो श्रम ब्यूरो यानी लेबर ब्यूरो के द्वारा पहले 3 CPI की गणना की जाती है, और जो चौथा वाला है इसकी गणना मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड CSO के द्वारा, और ये जो मिनिस्ट्री है स्टैटिक्स वाली, इसके द्वारा चौथे वाले की यानी CPI ग्रामीण, शहरी, संयुक्त, इसकी गणना की जाती है। बाकी तीनों में वर्कर, लेबर वगैरह हैं, तो इसमें श्रम ब्यूरो के द्वारा इसकी गणना की जाती है। अब मुद्रास्फीति का प्रभाव किस पे कैसा पड़ता है, तो कुछ पे पॉजिटिव पड़ता है, कुछ पे निगेटिव पड़ता है। PCS में और RO में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निम्न में से किस पर मुद्रास्फीति या महंगाई का सकारात्मक या फिर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, उसको अलग कीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो पॉजिटिव किस पे खड़े, किसको फायदा होगा, तो ऋणी जो है, जिसने ऋण लिया है, जिसने पैसा लिया है, उस पर जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जब वो पैसा वापस, आज उसने जितना पैसा लिया है, कुछ दिन बाद जब उसको वापस करेगा तब उस पैसे की तो वैल्यू जो है बढ़ गई, लेकिन
जब उसने लिया था तब उसकी वैल्यू कम थी, तो उसी हिसाब से वो वापस भी करेगा। तो ये जो है ऋणी जिसने पैसा लिया है उसको फ़ायदा मिलता है। आयात इंपोर्ट में भी इसमें फ़ायदा मिलता है, सरकारी रोजगार वालों को भी इसमें फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा जो प्रोड्यूसर होता है उसको फ़ायदा मिलता है, व्यापारी को फ़ायदा मिलता है। किसान अगर सामान वो जो भी खेती वो कर रहा है, जब उसने रॉ मटेरियल खरीदा था तब उसको उतनी कॉस्ट नहीं आई, बाद में महंगाई बढ़ गई तो महंगे दाम पे बेच सकता है, तो इसको भी पॉजिटिव इम्पैक्ट मिला। परिवर्तनशील आय वर्ग जो है इसको भी फ़ायदा मिलता है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उसका भी जो इनकम है वो बढ़ती जाती है। सार्वजनिक व्यय में इसमें भी सकारात्मक ही प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक देखिए, उपभोक्ता कंज्यूमर जो लास्ट कंज्यूमर होता है उस पर निगेटिव इम्पैक्ट इसका आता है। ऋणदाता जो उधार देता है, जब उसने दिया तब उस चीज़ की वैल्यू कम थी, जब उसको वापस मिला तब उसको उतने ही रुपए वापस मिले, लेकिन तब तक उसकी जो है वैल्यू कम हो गई थी। तो जो पैसा दे रहा है उसको जो है इसमें निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सार्वजनिक बचत में निगेटिव होता है, निर्यात में भी निगेटिव इम्पैक्ट होता है, स्थिर आय वर्ग को भी निगेटिव इम्पैक्ट इस पर पड़ता है, पेंशन भोगी को भी निगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है पेंशन भोगी पर। आगे बात करेंगे मुद्रास्फीति नियंत्रण कैसे किया जाता है। तो मार्केट से पैसा खींच लेना है किसी भी तरह से, तब वो जो है मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है। महंगाई को कम करना है तो मार्केट से पैसा खींच लो किसी भी तरह से। अब इसमें जो है दो तरह के उपाय होते हैं, एक राजकोषीय उपाय या सरकारी उपाय जिसको कहते हैं, और दूसरा होता है मौद्रिक उपाय। राजकोषीय उपाय जो कि सरकार के द्वारा किया जाता है और ये मौद्रिक आरबीआई जो करती है। अब इसमें जो है राजकोषीय उपाय क्या है कि करारोपण में वृद्धि कर दी जाए, कर ज़्यादा ली जाए, टैक्स ज़्यादा लिया जाए, सार्वजनिक व्यय में कमी कर दी जाए, जो सरकार जो खर्चा करती है लोगों पर वो कम कर दिया जाए। इसके अलावा जो है या फिर जो सब्सिडी वगैरह सरकार देती है उसको भी कम कर दे, सब्सिडी खत्म कर दे, तो मार्केट से पैसा चला जाएगा, मतलब मार्केट में पैसा उतना नहीं जा पाएगा। इसके अलावा सार्वजनिक वितरण में कमी कर दे, जो ऐसे बांटा जाता है सामान जो फ्री में दिया जाता है या फिर जिस तरह से भी दिया जाता है जिसमें लोगों को सीधे डायरेक्ट बेनिफिट होता है, उसको खत्म कर दे, तब भी मुद्रास्फीति कम होती है। इसके अलावा आयात में वृद्धि, अगर आयात में वृद्धि कर दी जाए तब भी जो है ये मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाती है। और इसके अलावा मौद्रिक उपाय क्या है, तो सीआरआर में वृद्धि, सीआरआर में वृद्धि होगी तो बैंक के पास जो है कम पैसा रहेगा, बैंक को ज़्यादा सीआरआर के रूप में सबमिट करना पड़ेगा, तो लोगों को वो ऋण कम देंगे। ऋण जो है अगर देंगे भी तो ज़्यादा दर पे देंगे, तो ये जो है ज़्यादा अगर ब्याज दर पे ऋण मिलेगा तब लोग कम ऋण लेंगे। इसके अलावा एसएलआर में भी वृद्धि होगी तब भी बैंक जो है उसका ऋण का रेट जो है बढ़ जाएगा। रेपो रेट में वृद्धि होगी तब भी ऐसा होगा। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होगी तब भी जो है लोन वगैरह महंगे हो जाएंगे। बैंक दर में वृद्धि होगी तभी ये सब चीज़ होगी। तो बस मार्केट से किसी भी तरह से पैसे को कम करना है, चाहे वो आरबीआई के थ्रू कम करना हो चाहे वो सरकार के थ्रू कम करना हो, तब जो है मुद्रास्फीति कंट्रोल में रहती है। अब ये मुद्रास्फीति ये नहीं है कि महंगाई बढ़ रही तो सब हमेशा खराब ही है। महंगाई एक अभी हमने देखा था जो अपस्फीति वाली डिफ्लेशन वाली स्थिति थी, अगर महंगाई एकदम से ख़त्म भी हो जाए तब भी वो एक देश जो है एकदम स्थिर हो जाएगा, फिर उसका जो है एकदम खराब स्थिति में चला जाएगा, वहाँ से निकलना काफ़ी मुश्किल होता है। लोग सामान नहीं खरीदते तो महंगाई भी जो है एकदम ख़त्म हो जाती है। तो थोड़ी बहुत महंगाई होनी चाहिए, अच्छी होती है किसी भी देश के लिए। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले आधुनिक काल में बैंकिंग का प्रारंभ कब हुआ। इस तरह से स्टेटमेंट दे दिया जाता है यूपीपीसीएस में कि एक स्टेटमेंट में कोई फैक्ट पूछ लिया गया, दूसरे में कोई और फैक्ट पूछ लिया गया, या दोनों को रिलेट करके कुछ ऐसे। तो शुरुआत हुई थी 1770 में। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी कलकत्ता में, और ये यूरोपीय प्रबंधन का बैंक था, मतलब भारत का इसमें कुछ भी नहीं था, यूरोपियों के द्वारा ये स्थापित किया गया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में, लेकिन बाद में ये बंद हो गया था। फिर एक बैंक खुलता है जनरल बैंक ऑफ इंडिया 1786 में, 1786 में एक बैंक खुलता है। पहला वाला हो गया बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो कि यूरोपीय प्रबंधन का बैंक था, अगला हो गया जनरल बैंक ऑफ इंडिया। कभी कभी यूपीपीसीएस में जो है अरेंज करने को आ जाता है, या आरओ में भी इस तरह से क्वेश्चन आते हैं अरेंज करने को, ये कौन सा कब बना, या फिर मतलब क्रम उसका पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रेसिडेंसी बैंक, ये 3 तरह के प्रेसिडेंसी बैंक स्थापित हुए थे, इनका भी जो है क्रम पूछ लिया जाता है। जैसे बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी 1806 में, फिर बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना हुई थी 1840 में, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई थी तो 1843 में। 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी हुआ करती थी अंग्रेजों के टाइम पे, एक बंगाल प्रेसिडेंसी, एक बॉम्बे, एक मद्रास। तो उसी में तीनों मतलब बड़ी बड़ी जो प्रेसिडेंसी थी उसमें एक बैंक खोले गए थे ये। तो 1806 में बंगाल वाला, 1840 में बॉम्बे वाला, 1843 में मद्रास वाला। ईयर तीनों के इंपॉर्टेंट है। बाद में जो है इसको तीनों को मिला के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1921 में। तो 1921 में जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था वो किसका किसका जो है मिला के बना था, तो बंगाल वाला और बॉम्बे वाला और मद्रास वाला। नेक्स्ट बात करेंगे, ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था 1921 वाला, यही बाद में 1955 में 1 जुलाई 1955 में भारतीय स्टेट बैंक बना था, जब भारत को आज़ादी मिल गई थी उसके बाद। जो अभी एसबीआई है
वो यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1921 में इसका नाम था, फिर 1955 में 1 जुलाई 1955 में इसका नाम SBI हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रथम भारतीय आंशिक प्रबंधन वाला बैंक कौन सा बना था, जो थोड़ा सा इसमें भारतीय भी उसमें हिस्सा था। वैसे तो यूरोपीय स्थापित हुए थे अभी तक के जितने बैंक थे, लेकिन भारतीय आंशिक प्रबंधन वाला बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक था। 1881 में इसकी स्थापना हुई थी, अवध कॉमर्शियल बैंक। इसमें थोड़ा सा जो है हिस्सा भारतीय भी था। इसके अलावा पूर्ण रूप से भारतीय प्रबंधन वाला प्रथम बैंक कौन सा बना था, तो पंजाब नेशनल बैंक बना था 1894। अभी तक हमने जितने भी बैंक पढ़े उनका ईयर आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, क्योंकि अरेंज करने को पूछे जाते हैं। फिर बैंकों का प्रमुख राष्ट्रीयकरण देखो 2 बार हुआ था। वैसे अब जो है रिसेंट में बहुत सारे बैंक जो है मर्ज किए जाते हैं, वो सब किया जाता है, लेकिन अब जो है जितना भी किया जा रहा है इतना सारा हो गया है, इतने सारे मर्जर हो गए कि अब नहीं पूछा जाता है। जब रिसेंट में कोई मर्जर हुआ रहता है तभी पूछा जाता है। और यहाँ पर जो बात की जा रही है वो राष्ट्रीयकरण की बात की जा रही है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण की। तो 2 प्रमुख याद रखने हैं। पहला वाला है 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों को बैंक जिनकी जमा राशि जो है 50 करोड़ से ज़्यादा थी, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब? 19 जुलाई 1969 में, 19 जुलाई 1969 में। और ये जो है इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम पे हुआ था। दूसरी वाली भी उसी टाइम पे हुआ था 1980 में, 15 अप्रैल 1980 में। पहला वाला 69, दूसरा वाला 80। और इसमें जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था जिसकी जमा राशि 200 करोड़ से अधिक थी। अब ये स्टेटमेंट यूपी पीसीएस या किसी आरओ के एग्जाम में, किसी भी मतलब इन्हीं में से किसी एग्जाम में पूछा गया था। पहले क्वेश्चन ही मिला था मुझे। तो ये जो है ये स्टेटमेंट भी इसमें दिया गया था कि जब 1980 में जब राष्ट्रीयकरण हुआ था बैंकों का, तो किस बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उनकी जमा राशि कितनी थी। तो 80 वाले में 200 करोड़ जमा राशि वालों का किया गया था, और 69 में 50 करोड़ से अधिक जो जमा राशि वाले बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक की, आरबीआई की। तो ये हमारा जो है इससे पूछा जाता है कि इसके प्रमुख कार्य क्या है, या इससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट आ जाता है। तो भारत का ये केंद्रीय बैंक है। इसका प्रमुख कार्य क्या है, तो मौद्रिक नीति निर्धारण करना, मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह जो बनाता है ये आरबीआई ही बनाता है। गठन की अनुशंसा करने वाली समिति कौन थी जिसने आरबीआई के गठन की अनुशंसा की थी, वो थी हिल्टन यंग समिति। 1926 में गठित हुई थी ये हिल्टन यंग समिति। इसी के रिकमेंडेशन पे आरबीआई की स्थापना हुई थी। कब हुई थी आरबीआई की स्थापना, तो 1 अप्रैल 1935 को। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा आरबीआई की स्थापना हुई थी, तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा। 1934 में अधिनियम आया था, 35 में स्थापना हुई थी। पहले गवर्नर कौन बने थे आरबीआई के, तो ये बने थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ। जब ये स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में, तब इसके गवर्नर जो है अंग्रेज थे ये सर ऑसबॉर्न स्मिथ। इसके अलावा जब आज़ादी मिल गई भारत को, उसके बाद पहले गवर्नर कौन बने थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर सीडी देशमुख बने थे। तो दोनों लोग का नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। आरबीआई के प्रमुख कार्य क्या है, पूछा जा चुका है पहले भी एग्जाम में। और इनमें से एक चीज़ और जो अक्सर ऑप्शन में रहता है कि जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण है वो किसकी अनुमति से होता है, तो वो सरकार की अनुमति से होता है। और बाकी ये आरबीआई के कार्य लिखे हुए हैं, आरबीआई के कार्य में बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी ऑप्शन में रहता है, तो वही वाला जो है सरकार का काम है। बाकी ये सभी आरबीआई के काम है। नोटों का निर्गमन करना, सरकार के बैंक के रूप में कार्य करना, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना, मौद्रिक नियंत्रण करना, इसके मौद्रिक नियंत्रण जैसे महंगाई वगैरह कंट्रोल करना। इसके अलावा साख नियंत्रण, क्रेडिट का जो है, साख मतलब होता है क्रेडिट का नियंत्रण करना, कि जो साख मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, ये पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल रहता है। किसी भी जो लेन देन होता है या मार्केट में कितना लिक्विडिटी रहेगी, उस सब का काम आरबीआई का रहता है। आगे बात करेंगे साख नियंत्रण के उपाय। जो क्रेडिट बनाने का जो उपाय है वो कौन कौन सा है, तो 2 तरह के मुख्य रूप से उपाय माने गए हैं। एक होता है परिमाणात्मक साख नियंत्रण, या फिर इसी को कहते हैं मात्रात्मक साख नियंत्रण। इसमें आपको वही सब चीज़ें मिलेंगी जिसमें कुछ नंबर्स होंगे, जैसे बैंक रेट हो गया, एमएसएफ हो गया, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। इसके अलावा खुले बाजार की क्रियाएं। सिर्फ यही खुले बाजार की क्रियाएं अक्सर एग्जाम में कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, तो याद रखिएगा खुले बाजार की क्रियाएं जो है क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक यानी परिमाणात्मक वाले में आएगा। ये खुले बाजार की क्रियाएं इसी वाले में आएगा, इसी तरह के क्रेडिट नियंत्रण में आएगा। बाकी सब आपको याद रहेगा कि ये सभी नंबर वाले हैं, तो मतलब इसी परिमाण वाले में ही रहेंगे। नेक्स्ट है गुणात्मक या चयनात्मक साख नियंत्रण। तो इसमें आता है न्यूनतम सीमा का निर्धारण, नैतिक दबाव या सलाह, साख मानदंड का निर्धारण। ये सब जो गुणात्मक वाले हैं, इसमें जो आरबीआई है वो लोगों के अंदर एक ऐसा विश्वास जगाता है कि आपका पैसा सेफ है। नैतिक दबाव, सलाह, न्यूनतम सीमा का निर्धारण, ये सब आरबीआई का जो है गुणात्मक ये साख नियंत्रण का उपाय है। इसके अलावा मौद्रिक नीतियाँ क्या होती है, मौद्रिक नीतियों का उद्देश्य क्या होता है, तो मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना, मतलब महंगाई का नियंत्रण करना, आर्थिक समृद्धि करना,
कि जो जीडीपी वगैरह कंट्रोल करना, मतलब बढ़ाना जीडीपी को। इसके अलावा घरेलू मुद्रा का अन्य विदेशी मुद्राओं में विनिमय दर संतुलन, मतलब हमारे जो रुपए का रेट है वो बाकी मुद्राओं के रेट के हिसाब से रहे, मतलब किस तरह से हमारे जो है मुद्रा का रेट निर्धारित करना, वो सब काम जो है होता है आरबीआई का। ये उद्देश्य है, मतलब मौद्रिक नीतियों का ये उद्देश्य है, जो आरबीआई मौद्रिक नीति बनाती है उसका ये सब उद्देश्य रहता है। आगे बात करेंगे मौद्रिक नीतियों के उपकरण, जो भी दो तरह के उपकरण हम पढ़ेंगे, और इसी में जो दो तरह में मेन आता है पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल उपकरण और नॉन ट्रेडिशनल। एक हो गया ट्रेडिशनल, एक नॉन ट्रेडिशनल। इसी ट्रेडिशनल वाले में ही मात्रात्मक और गुणात्मक आते हैं, जो भी हमने ऊपर देखा था। जो उपकरण आते हैं साख नियंत्रण के, उसी में ये आता है मात्रात्मक और गुणात्मक। अभी इसको सब अलग अलग भी पढ़ना है। गैर पारंपरिक में, नॉन ट्रेडिशनल में अभी आगे देखेंगे क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो आरबीआई द्वारा प्रयोग किए जाने वाले मात्रात्मक, पहले वाले का पहला वाला क्वांटिटेटिव वाला हिस्सा कौन कौन सा हो गया, तो पहला इसमें आ गया सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो बैंक का वह हिस्सा जो आरबीआई के पास रहता है, इस पर बैंक को कोई ब्याज नहीं मिलता। कुछ हिस्सा जो है जितना बैंक के पास रहता है उतना, उसका कुछ परसेंटेज जो है आरबीआई के पास उसको जमा करना पड़ता है। यही जो है सीआरआर रेट, एसएलआर रेट हमेशा चेंज होता रहता है। तो एग्जाम के एक दिन, मतलब एग्जाम के जस्ट पहले इसको देख के जाइएगा, क्योंकि हमेशा जो है ये चेंज होता रहता है। तो अभी आपका पढ़ने का इसको कोई मतलब नहीं है कि इसका वर्तमान में रेट क्या है, क्योंकि जब आप एग्जाम देंगे, मान लीजिए यूपी पीसीएस का जुलाई में एग्जाम होगा, उसके बाद आरओ एआरओ का होगा, तो उसी टाइम पे देख के जाइएगा। तो सीआरआर क्या होता है, बैंक का वह हिस्सा जो आरबीआई के पास रहता है, इस पर बैंक को कोई ब्याज नहीं मिलता, लगभग 4% के आसपास अक्सर रहता है ये। इसके अलावा एसएलआर क्या है, तो स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो, बैंक का वह हिस्सा जो बैंक को स्वयं के पास रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है, चाहे नगद के रूप में रख सकता है, सोने के रूप में या प्रतिभूति के रूप में, ये पैसा भी मार्केट से बाहर हो जाता है। तो ये जो एसएलआर या सीआरआर जो रिजर्व के रूप में रखा जाता है, सीआरआर जो बैंक आरबीआई के पास रखता है बैंक, एसएलआर जो खुद के पास रखता है बैंक, ये सब पैसा ऐसे ही रख दिया जाता है, उस पर मतलब वो पैसा जो है मार्केट में नहीं जा सकता है, उसका यूज़ नहीं कर सकता है बैंक। तो ये जो है मार्केट से निकल जाएगा तो महंगाई को कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी। लोगों के पास जितना कम पैसा जाएगा, जब बहुत पैसा हो जाता है मार्केट में तो महंगाई भी बढ़ने लगती है। इसीलिए ये सब जो टूल हैं ये कंट्रोल करने के लिए होते हैं महंगाई को। नेक्स्ट बात करेंगे प्रतिभूति क्या है, तो सरकार द्वारा जो है आरबीआई के माध्यम से प्रतिभूतियां जारी की जाती हैं। इसमें दो तरह की होती है, एक होता है बिल, एक होता है बॉन्ड। बिल जो होता है 1 साल के लिए दिया जाता है, बॉन्ड जो होता है 1 साल से ज़्यादा के लिए दिया जाता है। यही है प्रतिभूति जो हमने अभी बात की कि जो बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है एसएलआर के रूप में, चाहे नगद रख सकता है, चाहे सोना या फिर प्रतिभूति। नेक्स्ट बात करेंगे रेपो रेट क्या है, तो वह ब्याज दर जिस पर बैंक आरबीआई से कम अवधि का लोन या ऋण लेता है उसको रेपो रेट कहते हैं। अब ये जो शब्द है कम अवधि, यही स्टेटमेंट पूछा जा चुका है, इसकी जगह पर दीर्घकालीन अवधि ऐसे आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो ये जो है ये एकदम स्टेटमेंट याद रखिएगा। वह ब्याज दर जिस पर कोई भी बैंक जो है आरबीआई से लोन लेता है तो उसको जिस रेट पे लेता है उसी को कहते हैं रेपो रेट। अब इसी का उल्टा रिवर्स रेपो रेट है कि वह दर जिस पर आरबीआई बैंकों से कम अवधि का ऋण लेता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अब आरबीआई को क्यों जरूरत पड़ेगी बैंकों से लोन लेने की, तो आरबीआई जब पैसा खींचना चाहता है तो वो रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से पैसा ले लेता है, उससे बैंकों से ले लेता है तो मार्केट से भी पैसा चला जाएगा। बैंकों के पास जितना पैसा रहेगा वो उतना लोन देंगे, तो इसीलिए जो है आरबीआई जब पैसा खींचना चाहता है तो रिवर्स रेपो रेट को कम करके बैंकों से जो है पैसा ले लेता है। नेक्स्ट बात करेंगे एमएसएफ क्या है, तो वह दर जिस पर बैंक आरबीआई के आपातकालीन स्थिति में कम समय का लोन ले सकते हैं। यहाँ पर जो है ये जो रेट वगैरह बढ़ाया और घटाया जाता है मुद्रास्फीति कंट्रोल के लिए। जब ज़्यादा ब्याज मिलेगा बैंकों को आरबीआई के पास पैसे जमा करने पर तो उनको लालच आएगा और वो पैसा जमा कर देंगे तो मार्केट से गायब हो जाएगा। एमएसएफ क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, वह दर जिस पर बैंक आरबीआई से आपातकालीन स्थिति में कम समय का लोन ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए बैंक को प्रतिभूति गिरवी रखना पड़ता है, तो उसको कहते हैं एमएसएफ। कम मतलब आपातकालीन इमरजेंसी में ही ऐसे लोन लिए जाते हैं और इसके लिए प्रतिभूति को गिरवी रखना पड़ता है बैंकों को। तो ये जो एमएसएफ रेट है वर्तमान में, ये हमेशा जो एमएसएफ रेट रहता है ये रेपो रेट से 1% ज़्यादा रहता है। अब जब एग्जाम्स के पहले इसको देख के जाएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ये खुले बाजार की क्रियाएं जिसमें आरबीआई द्वारा प्रतिभूतियों को बेचा और खरीदा जाता है, यही है खुले बाजार की क्रियाएं। इससे भी महंगाई कंट्रोल में होती है। फिर आता है मुद्रा की पूर्ति के 4 मापक होते हैं जिसको M1, M2, M3, M4 कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको यही फॉर्मूला को इधर उधर कर दिया जाता है फिर गलत हो जाता है ऑप्शन। तो M1 में क्या आएगा, जो प्रचलन में करेंसी है, मतलब लोगों के पास जितना पैसा है चाहे करंट अकाउंट में हो चाहे सेविंग अकाउंट में हो वो
प्लस डिमांड डिपॉजिट यानी मांग जो जिसको कहते हैं डीडी, मांग जमा जितनी होती है और जितनी अन्य जमाएं होती हैं, सब टोटल मिला के कहा जाता है M1। M2 क्या है? तो M1 मतलब ये सब पूरा प्लस डाकखाने में जितनी जमाएं होती हैं वो सब मिला के M2 कहा जाता है, M2 मनी। अब ये जो M3 है, M3 क्या है? तो ये M1 प्लस सावधि जमा यानी फिक्स डिपॉजिट। M1 तो पूरा आ गया इसमें, इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट भी इसमें आ गई। इसके अलावा एक और स्टेटमेंट पूछा जाता है कि M3 को बृहद मनी या ब्रॉडर मनी कहा जाता है। तो किस मुद्रा को ब्रॉडर मनी कहते हैं? तो M3 को कहते हैं ब्रॉडर मनी। बस इतना सीधे सीधे याद रखिए। M4 क्या है? तो M3 प्लस डाकखाने की जितनी जमाएं होंगी इसको M4 कहा जाता है। अब ये जो है इसको एक दो बार अच्छे से देख लीजिएगा क्या चीज़ें हैं ये। M1 को खास करके M1 को देख लीजिएगा। ब्रॉडर मनी किसको कहते हैं? M3 को कहते हैं। M4 में क्या होता है? M3 प्लस डाकखाने की जमाएं। इस तरह से आप इसको जो है एग्जाम के पहले एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि पूछा जा चुका है एग्जाम में। और ये दोनों भी क्रम भी पूछे जाते हैं, जैसे कि लिक्विडिटी, इसको कहते हैं क्रम, तरलता क्रम। तो किसमें सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है? M1 में। ये जो है लिक्विडिटी का क्रम है, सबसे ज़्यादा M1 में, फिर M2 में, फिर M3 में, फिर M4 में। लिक्विडिटी मतलब कि पैसे का मुद्रा प्रवाह जिसको कहते हैं हिंदी में। व्यापकता का क्रम क्या है? तो M4 जो है सबसे बड़ी मुद्रा होती है, फिर M3, फिर M2, फिर M1। लिक्विडिटी में ये वाला रहेगा रेशियो M1 से M4, और व्यापकता में M4 से M1। बस ये थोड़ा सा क्लियर करिएगा, क्योंकि ऑप्शन में इधर उधर हो जाता है। तो वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बैंकिंग से रिलेटेड इतनी चीज़ें जो है एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, रिपीट करती हैं UPPCS RO में दोनों। इस वीडियो में एक इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पंचवर्षीय योजना इसमें कवर करेंगे। प्रारंभिक कदम जो पंचवर्षीय योजना के लिए उठाए गए थे, तो सबसे पहले 1934 में प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया एक ये आया था, एक रिपोर्ट आई थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये एक पुस्तक थी विश्वेश्वरैया जी की, और इसमें 10 वर्ष का प्लान दिया गया था। तो ये पंचवर्षीय योजनाओं के पहले क्या क्या चीज़ें हुई थी, ये चीज़ इसमें दिया हुआ है। 1934 में प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया आया था विश्वेश्वरैया के द्वारा, जो कि एक 10 साल का प्लान था। अब UPPCS में जो है सारे ये जितने भी चीज़ दी है, जैसे ये पुस्तक किसकी है या फिर ये कितने साल का प्लान था, कब आया था, ये सब स्टेटमेंट वाइज बन सकता है। RO में भी अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, 1938 में आया था एक राष्ट्रीय नियोजन समिति, जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो ये जो है अरेंज करने को कभी आ सकता है कि जन योजना कब आई थी, पहले क्या आया था, फिर राष्ट्रीय नियोजन समिति कब बनी थी, इस तरह से इसको अरेंज करिए। ये पहले भी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा चुका है। तो 1938 में आई थी राष्ट्रीय नियोजन समिति जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। 1944 में एक बॉम्बे प्लान आया था, जिसके अध्यक्ष थे सर आरदेसी दलाल। और ये जो बॉम्बे प्लान था, ये 15 साल का प्लान था, जिसमें बम्बई के 8 पूंजीपति शामिल थे। 8 पूंजीपतियों ने मिलकर इसको शुरू किया था। अध्यक्ष लेकिन थे सर आरदेसी दलाल। ये कितने साल का प्लान था बॉम्बे प्लान? तो 15 साल का था। इससे पहले जो हमने एक 10 साल का प्लान देखा था, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया वाला। आगे यहाँ पर 1945 में एक आई थी पीपुल्स प्लान, जिसको जन योजना कहा गया था, और ये MN रॉय के द्वारा आया था ये जन योजना 1945 में। फिर 1950 में सर्वोदय योजना आई थी, जयप्रकाश नारायण के द्वारा ये लाई गई थी सर्वोदय योजना। तो इतनी योजनाएं जो हैं पंचवर्षीय योजना के टाइप की थी, लेकिन ये पहले आ चुकी थी उससे, तो इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 1950 को। उसके बाद जो है इसी के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952। ये सभी जितनी भी चीज़ें आयोग संस्था जो भी बताई जा रही है, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब पंचवर्षीय योजना में जो है, पंचवर्षीय योजना शुरू करते हैं तो 3 बार इसमें गैप आया था। ये तीनों गैप आपको याद रखने हैं, बाकी आपको ईयर अपने आप ही याद हो जाएंगे। 3 गैप कब कब आए थे? टोटल 7 साल के ये गैप आए थे। 3 बार आए थे, और टोटल पूरा ईयर मिला लिया जाए तो 7 साल टोटल गैप रहा था। कब कब? तो पहली बार 1966 से 69 तक 3 साल का गैप। और ये जो है पूछा जाता है कि किस जो पहला वाला गैप आया था वो किन पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में आया था? तो तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजनाओं के बीच में ये गैप आया था। पहला वाला 66 से 69 के बीच में। इसके अलावा दूसरा जो गैप आया था वो 2 साल का था, जो कि 1978 से 1980 के बीच में आया था। 78 से 80 के बीच में आया था, 5वीं से 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच में। फिर आया था 90 से 92 के बीच में 2 साल का गैप, जो कि 7वीं से 8वीं पंचवर्षीय योजना के बीच में था। तो ये चीज़ पूछा जा चुका है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला वाला 3री चौथी के बीच में, दूसरा वाला 5वीं छठी के बीच में, उसके बाद तीसरा वाला 7वीं से 8वीं के बीच में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वही यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो पहली वाली थी 1951 से 56,
पहले जो है 1951 से 56 उस टाइम जो है जवाहरलाल नेहरू की सरकार चल रही थी। मॉडल इसका था हेरोल्ड डोमर मॉडल। सबके मॉडल नहीं याद रखने, कुछ ही मॉडल हैं जो याद रखने हैं। हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। उद्देश्य इसका था, देखिए उद्देश्य और प्राथमिकता दो अलग अलग चीजें रहेंगी। जहाँ पे उद्देश्य लिखा हुआ है उसको उद्देश्य की तरह ही पढ़िए। जैसे अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास की प्रक्रिया का आरंभ, अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया का आरंभ, ये जो है ये पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। लेकिन प्राथमिकता क्या थी? तो प्राथमिकता थी कृषि। लक्ष्य इस बार रखा गया था 2.1% का और बहुत अच्छी सफल रही थी पहली पंचवर्षीय योजना। 3.6 का हमें जो है प्राप्त हुआ था, टोटल जो अचीवमेंट हमें प्राप्त हुई थी। लक्ष्य 2.1% का था लेकिन प्राप्ति हुई थी 3.6% की। और इसमें जो है राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हुई थी 18%, इसके अलावा प्रति व्यक्ति आय में भी हुई थी 11%। तो ये कुछ पहली वाली है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा फैक्ट है इसमें। सामुदायिक विकास कार्यक्रम इसी टाइम पे शुरू हुए थे 1952 में। जो चीज़ें जिस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी, अगर वो इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर लिखी हुई हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू हुआ था पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। 3 सिंचाई परियोजनाएं शुरू हुई थी, भाखड़ा नांगल, व्यास परियोजना और दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये तीनों जो है पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी। कृषि विकास के लिए भी ये लाभकारी सिद्ध हुई। नेक्स्ट बात करेंगे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 तक थी। 56 से 61 मॉडल था पीसी महालनोबिस मॉडल। उद्देश्य इसका था समाजवादी समाज की स्थापना करना। समाजवादी समाज की स्थापना करना, देखिए इसमें समाजवादी शब्द आ गया है, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसका प्रयोग किया गया है इस शब्द का। ये समाजवादी शब्द वगैरह जहाँ पे जुड़ते हैं वो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है घुमा फिरा के। प्राथमिकता इसमें क्या थी? तो भारी उद्योग और खनिज इसमें प्राथमिकता थी। पहले वाले में कृषि को प्राथमिकता दी गई, दूसरे वाले में उद्योगों को प्राथमिकता दी गई। और यहाँ पर उद्योग की बात करें तो 3 प्रमुख कारखाने स्थापित किए गए थे। पहला वाला था दुर्गापुर में, पश्चिम बंगाल में है दुर्गापुर। ये जो है यूके की मदद से स्थापित था, यूके के सहयोग से। अब ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दुर्गापुर वाला मैचिंग में करिए, यूके से मतलब यूके से सहयोग से बना था या फिर भिलाई वाला किसके सहयोग से बना था, तो मैच करने में आता है। तो दुर्गापुर वाला जो है यूके के सहयोग से, भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में है, यहाँ पे जो कारखाना लगा था वो यूएसएसआर के सहयोग से बना था, जो रशिया है वर्तमान में। इसके अलावा जो राउरकेला था, ये उड़ीसा में है राउरकेला, यहाँ पे जो कारखाना लगा था वो जर्मनी के सहयोग से लगा था। तो 3 प्रमुख कारखाने लगे थे, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। किस राज्य में है ये भी इंपॉर्टेंट है, और किसके सहयोग से लगे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, तृतीय पंचवर्षीय योजना की 1961 से 66 तक थी ये। उद्देश्य इसका था अर्थव्यवस्था को स्वतः और आत्मनिर्भर बनाना, स्वतः स्फूर्त और आत्मनिर्भर बनाना इसका जो है उद्देश्य था तृतीय पंचवर्षीय योजना का। प्राथमिकता इसमें कृषि और उद्योग दोनों आ जाएगा। अभी तक पहले में कृषि था, दूसरे में उद्योग था, तीसरे में आ गया कृषि और उद्योग दोनों। और इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ जो हुई थी 1964 में बोकारो वाला जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री की स्थापना यहाँ पर की गई थी। बोकारो झारखंड में है और यूएसएसआर की मदद से इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी जो है बोकारो आयरन स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी झारखंड में। ये जो तीसरी वाली पंचवर्षीय योजना थी, इसी के बाद जो है योजना अवकाश आ जाता है, लेकिन इसके पहले जो है हरित क्रांति आ चुकी है MS स्वामीनाथन के द्वारा 1966 से 67 के बीच में। ये जो है हरित क्रांति वाला टाइम है 66-67। ये जो वित्तीय वर्ष कहा जाता है, जब एग्जाम में आता है तो उसमें 66 कभी लिखा रहता है, कभी 67 लिखा रहता है। जिस हिसाब के से आपका जो ऑप्शन होगा उसी हिसाब से आंसर देना होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, अब ये हरित क्रांति जो भारत वाली है MS स्वामीनाथन के द्वारा शुरू की गई थी, और विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो नॉर्मन बोरलॉग ने की थी, जिसके लिए उनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। योजना अवकाश अब आ जाता है पहला वाला 1966 से 69। 3 साल की वार्षिक योजनाएं इस दौरान आई थी, एक साल की योजनाएं। और इसमें जो है कृषि पर फोकस किया गया था, जो 3 साल की योजनाएं थी, और संबद्ध क्षेत्र, कृषि और संबद्ध क्षेत्र, इसके अलावा उद्योगों पर भी इसमें बल दिया गया था। फिर आता है यहाँ पर, बस इतना याद रखना है कि योजना अवकाश जो पहला वाला था 66 से 69 तक था और तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आया था। फिर आती है चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 से 74 तक चली थी। DR गाडगिल मॉडल पर ये आधारित थी, या फिर इसको गाडगिल फार्मूला भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। स्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ये आर्थिक आत्मनिर्भरता शब्द याद रखिएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है। फिर विशेषता इसकी थी समाजवादी समाज की स्थापना करना। यहाँ पर 2 चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। उद्देश्य में आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात की गई है चौथी पंचवर्षीय योजना में, और विशेषता इसकी है समाजवादी समाज की स्थापना। इसी में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू हुए थे चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई थी। ऑपरेशन फ्लड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, ऑपरेशन फ्लड यानी जो दुग्ध डेयरी विकास, दुग्ध विकास से संबंधित जो योजना शुरू हुई थी वो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुई थी, ऑपरेशन फ्लड।
फिर आती है 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक। उद्देश्य इसका था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें गरीबी उन्मूलन, यही पूछा जाता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन की बात की गई है, तो 5वीं में। प्राथमिकता थी इसकी आर्थिक स्थायित्व, और इसी दौरान 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की शुरुआत हुई, काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत हुई, और इसके बाद जो है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है जनता पार्टी की सरकार के द्वारा समाप्त कर दी गई। जनता पार्टी सरकार ने बीच में ही जो 5 साल के पहले ही 5वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई थी। तो ये जो है केवल 4 साल चली थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद अनवरत योजना आ गई थी जनता पार्टी की सरकार के द्वारा 1978 से 80 2 साल के लिए। मोरारजी देसाई की सरकार थी, लकड़ावाला के सहयोग से शुरू की गई थी, अर्थशास्त्री थे ये लकड़ावाला। उच्च मूल्य की मुद्राओं की वैधता समाप्त कर दी गई इसी के दौरान। फिर शराबबंदी की गई, जन वितरण प्रणाली का विस्तार किया गया और सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत की गई। ये सब अनवरत योजना के दौरान था, इसको अनवरत योजना कहा गया है। साल भर की ये योजनाएं हुआ करती थी। और इसमें जो है अनवरत योजना किसकी सरकार में आई थी, ये मोरारजी देसाई की सरकार, याद रखिएगा, लकड़ावाला के सहयोग से। उच्च मुद्रा को है बैन कर दिया गया, शराबबंदी यहाँ पर की गई, जन वितरण प्रणाली का विस्तार किया गया, सार्वजनिक बीमा योजना की शुरुआत की गई। और ये जो अनवरत योजना है इसका प्रतिपादन किसने किया था, एशियन ड्रामा में किया गया है। एशियन ड्रामा लिखा था गुरनाल मिल्डर ने, तो उसमें इसका प्रतिपादन किया गया था। नेक्स्ट बात करिए यहाँ पे करेंगे, गुरनाल मिल्डर नाम याद रखिएगा, एशियन ड्रामा से संबंधित है, मैचिंग वगैरह में आ जाता है। 6वीं पंचवर्षीय योजना 80 से 85 तक चली थी। उद्देश्य इसका था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। देखिए जो ये गरीबी उन्मूलन शब्द है ये जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में भी आया है और 6वीं पंचवर्षीय योजना में भी आया है, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार आई थी बीच में, जब जनता पार्टी की सरकार आई थी उससे पहले भी गरीबी उन्मूलन की बात की जा रही थी 5वीं पंचवर्षीय योजना में, तो 6वीं में भी गरीबी उन्मूलन ही आ गया है। ये कांग्रेस की यहाँ पे भी गवर्नमेंट फिर से बन गई थी। फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1985 से 90 तक चली थी, जॉन मिलर मॉडल पर आधारित थी, जॉन मिलर मॉडल पर। ये मॉडल बस याद रखिएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना में, और 2 साल का इसमें गैप दिया गया था। इसके बाद 90 से 92 तक ये गैप रहा था। उस टाइम पे आर्थिक स्थिति थोड़ा ठीक नहीं चल रही थी, मंदी आ गई थी, वैश्विक मंदी चल रही थी। इसके अलावा राजनीति में भी स्थिरता नहीं आई थी, इसलिए 2 साल का गैप था। फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना आई थी 92 से 93। उद्देश्य था मानव संसाधन का विकास। ये केवल इसमें जो है केवल उद्देश्य ही पूछा जाता है। यहाँ पे मानव संसाधन की बात किस पंचवर्षीय योजना में की गई, तो 8वीं में। फिर आती है 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002। उद्देश्य इसका था न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास। न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास की यहाँ पर बात की गई है। पहली बार मानव संसाधन की बात किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो 8वीं में। ये पूछा जा चुका है इसलिए मैंने रिपीट किया है। फिर आता है 10वीं पंचवर्षीय योजना सन 2002 से 2007। देश में गरीबी बेरोजगारी की समाप्त करना, 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगुनी करना, इसका उद्देश्य था 10वीं पंचवर्षीय योजना का 2002 से 2007 तक। फिर आती है 11वीं, ये 10वीं 11वीं 12वीं उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी हमें देखना है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली थी, तीव्रतम समावेशी विकास इसका उद्देश्य था। फिर आती है 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 तक, तीव्र समावेशी विकास और धारणीय विकास इसमें इसका उद्देश्य था। तीव्र समावेशी विकास इसमें भी था, और तीव्र अधिक समावेशी और धारणीय विकास 12वीं में हो गया। तो 2017 तक टोटल ये 1951 से शुरू हुई थी पंचवर्षीय योजना की कहानी, और 2017 तक चली है लास्ट। उसके बाद जो है योजना आयोग भी खत्म हो गया था, और ये जो है नीति आयोग की शुरुआत हो गई थी। उसके बाद फिर ये तब से बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, तो ये जब भी बीजेपी की गवर्नमेंट आती थी पंचवर्षीय योजनाएं नहीं चलती थी, तो वही अब कहानी इस समय चल रही है। बस इतना इसमें ज़्यादा याद रखना है कि कब कब इसमें गैप आया था, तो गैप यहाँ पे लिखा हुआ है 1966 से 69, फिर 78 से 80, फिर 90 से 92। तो वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये सभी नोट्स वगैरह आपको RO और UPPCS वाले ग्रुप में, पेड ग्रुप में मिल जाएंगे। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। UPPCS मेंस वाला भी आंसर राइटिंग का ग्रुप चल रहा है, उसको ज्वाइन करने के लिए भी सेम नंबर है। जैसे आप व्हाट्सएप करेंगे आपको डिटेल भेजी जाएगी, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।